नमस्कार। क्षमा चाहता हूँ, मुझे ऑफलाइन रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। आज हमारा जो आपसे वादा था, उस के हिसाब से हमें वी वीरांगनाओं की कथा आप तक लेके आनी थी। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, परंतु मेरे घर पर जो है बीएसएनएल का वाईफ़ाई काम नहीं कर रहा है पिछले कई दिनों से। आज मैंने शिकायत भी दर्ज कराई, परंतु आप जानते हैं कि बीएसएनएल कर्मचारियों का जो रवैया है। खैर, विषय को आगे बढ़ाते हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप तक मैं बहुत लेट पहुँचा हूँ, और परंतु मैं कल का पूरा प्रयास करूँगा कि जो हमारा 8 बजे का कार्यक्रम है, 8 बजे हम टाइम से हम उसको अपलोड करें। आज जिस वीरांगना के विषय में हम बात करना चाहते हैं, आज जिसका हम डिस्कस करेंगे, वीरांगना के बारे में आप शायद ही आपने कभी नाम सुना होगा। बहुत सी वीरांगनाओं का आपने भारत के इतिहास में उनका जिक्र सुना होगा, उनकी वीर गाथाओं के बारे में सुना होगा, परंतु आज मैं एक ऐसी वीरांगना के बारे में लेकर कथा आया हूँ जिसके विषय में आपने किसी इतिहास की पुस्तक में नहीं पढ़ा होगा, जिस हमारे इतिहास की पुस्तकों को पहुंच पहुंच कर मिटा दिया गया है। वीरांगनाओं का, वीरों की जो गाथाएं हमें बलशाली बनाती थी, जो हमें गौरव प्रदान करती थी, उसको बहुत जानबूझकर, बहुत ही साजिश तरीके से धूर्त इतिहासकारों ने मिटा दिया है। आज जिस विषय में बात करेंगे वह राजकुमारी कार्विका। सिकंदर को पराजित, जी हाँ, सिकंदर को पराजित करने वाली वीरांगना राजकुमारी कार्विका का ऊंचा लंबा कद, आंखों में दहकती ज्वाला, चेहरे पर सूर्य के समान तेज, अदम्य साहस के धनी, शौर्यवान, निडर, निर्भीक, साहसी, जैसे विशिष्ट गुणों जो बचपन में ही थे। भारत के इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो ऐसी वीरांगनाओं के नाम आते हैं जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इतिहास में जब भी वीरांगनाओं की बात होती, झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई का सबसे पहले नाम लिया जाता। रानी लक्ष्मीबाई के साथ अहिल्याबाई होलकर, पार्वतीबाई पेशवे, राधिका बाई पेशवा, दूल्हा दूल्हा गुजरी, राम प्यारी गुजरी, ऐसी अनंत अनगिनत वीरांगनाओं का नाम दृष्टि पटल पर आता है, लेकिन बहुत कम लोग राजकुमारी कार्विका के बारे में जानते हैं। सिर्फ राजकुमारी कार्विका ही ऐसा ही नहीं, अनगिनत वीरांगनाएं जिनके इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया है। उनका नाम राजकुमारी कार्विका, कठ गणराज्य से, पंजाब प्रांत के कठ, आज के तत्कालीन पंजाब से मत उसका कंपैरिजन कीजिए। पंजाब पहले बहुत बड़ा होता था, जो पाकिस्तान में भी और उसके ऊपर वाले एरिया में भी पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा था। अफगानिस्तान तक पंजाब का हिस्सा जाता था। ऊंचाई 6 फीट, सिकंदर को हराया और सैन्य संख्या सिर्फ 8,500 सभी वीरांगनाएं थी। वैसे तो सिकंदर को महान कहा जाता है, लेकिन राजकुमारी कार्विका और सिकंदर के बीच हुए 3 युद्धों का जिक्र किया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि महान कौन था। और धूर्त इतिहासकारों ने सिकंदर जैसे लुटेरे और हत्यारे को महान बताया है, जबकि राजकुमारी कार्विकी जैसे योद्धाओं को, वीरांगनाओं को इतिहास के पन्नों से ही खुरच खुरच कर मिटा दिया। राजकुमारी कार्विका बनाम सिकंदर की लड़ाई जिक्र करने से पहले हम राजकुमारी कार्विका की सीखी हुई युद्ध प्रणालियों के बारे में आपको बात करेंगे। धनुष और बाण में, शस्त्र में, युद्ध कला में निपुण, युद्ध करना, भाले फेंकना, भाले पर बारूद लगाकर, युद्ध प्रणाली, युद्ध से सीखना, जिसको पानी मुक्त कहा जाता है। ये भ्रम पिछले सालों से फैलाया जा रहा है कि बारूद का निर्माण चीन में होता है, परंतु बारूद का निर्माण भारत में होता है। इसके बहुत सारे प्रमाण उपस्थित हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर दोनों हाथों से तलवार, अस्त्र शस्त्र का युद्ध करना, जिसे तंगधा कहते हैं। हवा में तलवारबाजी करना, बिना हथियारों के युद्ध करना, जिसको मार्शल आर्ट कहा जाता है। मार्शल आर्ट भी चीन में भारत से ही गई थी, बोधि धर्मा लेकर गए थे। भारत में वर्ष में जन्म लेना ही अपने आप गौरव की बात है। ये देवभूमि में जन्म लेने वाले लोग असीम योग्यताओं के साथ जन्म लेते हैं। जब कोई राजकुमारी इतनी विद्याओं निपुण हो और भला भला उसे कौन टक्कर ले सकता है। बचपन से ही प्रजा और राजकुमारी कार्विका का आपस में घनिष्ठ संबंध था। दोनों एक दूसरे के लिए जीते थे। प्रजा बहुत खुश थी कि उन्होंने कार्विका जैसी महान शासिका के शासन का आनंद था मिल रहा था, जो बहुत ही निर्भीक और साहसी थी। संपूर्ण विश्व पर जीत और शासन का सपना देख रहे सिकंदर का सामना जब वीरांगना से हुआ, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। 325 ईस्वी पूर्व में अपने कारवां को आगे बढ़ाते हुए पंजाब के कंठ गणराज्य आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। शांति से चल रहे राज्य कार्य में पहली बाधा थी। अगर राजकुमारी कार्विका सेना के बारे में बात करें तो महज 8,500 सैनिक थे। राजकुमारी कार्विका की सेना में सभी वीरांगनाएं थी, जिसमें से मुख्य नाम मृदुला, सोरामई, गरियन्या तथा जया नाम आता है। राजकुमारी कार्विका बहुत ही सतर्क थी। जैसे सिकंदर के द्वारा किए जाने वाले
हमले पर राजकुमारी का आभास हुआ। उन्होंने अपनी सेना की युद्ध की तैयारी कर ली, संपूर्ण सेना को एकत्र कर युद्ध में आगे प्रणाली को साझा कर आगे बढ़ी। राजकुमारी कार्विका की सेना का नाम चंडी सेना था, माँ दुर्गा के उपनाम था। राजकुमारी कार्विका का वैसे इतिहास में ज्यादा उल्लेख तो नहीं मिलता, मगर प्रमाणों के आधार पर चंडी सेना की 1500 घुड़सवार वीरांगनाओं के पारंपरिक हथियारों वाली 3500 पैदल सैनिक, हाथों में तीर कमान और ढाल लेकर चलने वाली वीरांगनाओं की संख्या 3500 के करीब थी। राजकुमारी कार्विका की सेना के मुख्य सेना में भाग लेने वाली वीरांगनाओं की संख्या 8500 थी, जबकि सहयोगी दलों को मिला लिया जाए तो लगभग संख्या 12000 के आसपास थी। केवल भारत ही नहीं, विश्व ही की अपितु विश्व का इतिहास उठाकर देखा जाए तो इस तरह राजकुमारी सैन्य बल का इतिहास कहीं देखने को नहीं मिलता। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी चंडी सेना में सभी वीरांगनाएं थी। जब दुनिया भर में विश्व सिकंदर का डंका बज रहा था, तब राजकुमारी कार्विकी ने बड़े धैर्य से, सूझबूझ का परिचित, शांत चित्त से सोच विचार कर अपनी कुशल कुशल अचूक रणनीति के तहत बहुत ही रहस्यमय चक्रव्यूह तैयार किया, जिससे सिकंदर को पराजित किया सके। दूसरी तरफ सिकंदर सोच रहा था कि राजकुमारी कार्विका को युद्ध में पराजित करना उनके बाएं हाथ का खेल है। राजकुमारी कार्विका को युद्ध की नीति के तहत योजना बनाई कि सिकंदर को स्वयं युद्ध करने के लिए नहीं आएगा, इसलिए सेना को जहां भी मजबूती मिले उस स्थान से सैनिकों को बाहर की तरफ लेकर आना है, ताकि युद्ध शक्ति कम न पड़ जाए। इसी का फायदा उठाकर शत्रु दल में पूरी शक्ति से प्रहार किया, जिससे वो पराजित किया जा सके। इस युद्ध नीति को धरातल पर उतारने हेतु राजकुमारी कार्विका ने सिकंदर की सेना को जहां एकजुट दिखाई दे रही थी, वहां अचानक 300-400 सैनिकों ने बाणों की बौछार कर दी। इससे पहले कि सिकंदर की सेना कुछ समझ पाती, उन्हें बड़ी हानि उठानी पड़ी। कहते कि युद्ध नीति लूर द टाइगर ऑफ डेन, यानी शेर को उसकी गुफा से बाहर लाना। राजकुमारी कार्विकी के बाद भी ये चीन में भरपूर इस प्रणाली को उपयोग किया गया। सिकंदर की सेना को भारी नुकसान हुआ। इसकी खबर जब सिकंदर के सेनापति ने सिकंदर तक पहुंचाई तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि सेना को आदेश दिया कि पूरे दल बल के साथ कट गणराज्य पर आक्रमण किया जाए। लगभग 35,000 सशस्त्र सैनिक बलों के साथ सिकंदर की सेना युद्ध के मैदान में पहुंची। इस बार फिर राजकुमारी कार्विकी ने अपने युद्ध बुद्धि बल का परिचय देते महज 1000 वीरांगनाओं की टुकड़ी युद्ध भूमि में भेजी और उन्हें विशेष आदेश दिया कि रास्ते में जितने भी पर्वत घाटियां मौजूद है, वहां पर युद्ध आप छुप कर बैठ जाइए। महज 1000 की टुकड़ी के साथ एक स्वर में एक आवाज निकाली, जिससे सिकंदर की सेना को आभास भ्रम पैदा होगा कि कट गणराज्य की सेना बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित है। इसका एक उदाहरण कारगिल के युद्ध में देखना। मस्को वैली में सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का जब नारा जय घोष किया, तो पाकिस्तान की सेना थर थर कांपते हुई मस्को वैली से छोड़कर भाग गई थी। इसी को ध्यान में रखते सिकंदर की सेना पूरी सेना के साथ तेजी से आगे बढ़ गए, उस स्थान से काफी दूर जा चुके जहां सिकंदर की रिजर्व सैनिक थे। इस तरह से युद्ध कौशल और शानदार रणनीति के दम पर अपने बुद्धि बल का प्रयोग करते हुए राजकुमारी कार्विक ने सिकंदर के अन्य दस्तों को भी पराजित कर दिया। जब सेनापति के माध्यम से युद्ध के हाल के बारे में सिकंदर ज्ञात हो तो बौखला गए और बर्बर युद्ध पद्धति का सहारा लेने का मनस बनाया। जब सिकंदर के लगभग 40,000 सैनिकों को दोबारा मैदान युद्ध में लेकर आए, फिर से वही इतिहास दोहराया गया। लगभग 30,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब सिकंदर स्वयं मैदान में नहीं आया था अब तक, लेकिन जिस बुद्धिमत्ता युद्ध कौशल रणनीति के दम पर राजकुमारी कार्विक ने युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी, देखते हुए स्वयं सिकंदर को करने को उत्तेजित हो गया और वही युद्ध में मैदान में 80,000 सैनिकों के साथ सिकंदर युद्ध के मैदान निकला और स्वयं मोर्चा संभाला। लेकिन कहते हैं ना कि सिर्फ बल के दम पर ही मैदान नहीं जीता जा सकता। युद्ध जीतने के लिए बुद्धि बल का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है। औरम युद्ध प्रणाली में कम सैनिकों के बावजूद दुश्मनों को भ्रम रहता है कि बहुत अधिक सैनिकों की संख्या तैनात है। इस युद्ध नीति के तहत राजकुमारी कार्विक ने सिकंदर को भनक तक नहीं लगने दी कि उसकी सैनिक संख्या बहुत कम है। संभल कर युद्ध लड़ रहे सिकंदर की सेना को भ्रम था कि राजकुमारी कार्विकी के पास विशाल सेना चारों तरफ से घेर ना ले, उनको अपनी जान के खतरा था। इस समय राजकुमारी कार्विकी सिकंदर का आमना सामना हुआ। दोनों हाथों से तलवार लिए बिजली की रफ्तार से तेजी से चमकने वाली राजकुमारी दोनों हाथों से दुश्मनों पर टूट पड़ी और जानलेवा हमला कर रही थी। इसी तलवार के बीच में आने से चाह सैनिक हो या असुरा हो, सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। जब सिकंदर के पास पहुंचे तो सिकंदर ने एक हाथ पर उसकी तलवार जा लगी, सिकंदर के एक हाथ पर उसकी तलवार लगी, खून बहने लगा और कहते हैं कि सिकंदर के सीने पर भी निशान हो गया और उसकी आंखें कट गई। सिकंदर बस जान बचाने का उपाय मात्र था कि युद्ध छोड़कर भाग जाए। अपने प्राण रक्षा के लिए सिकंदर ने ऐसा ही किया और सिंध से कहीं दूर अपनी
बची हुई सेना के साथ भाग निकला। 2 लाख की विशाल सेना के साथ भारत आए सिकंदर के पास महज 40,000 सैनिक जिंदा बचे थे। ऐसा ऐतिहासिक युद्ध में राजकुमारी कार्विकी ने सेना के समूह में 2800 वीरांगनाओं को बलिदान हुआ और रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। साथ ही सिकंदर की सेना के कुछ सेनापति राजकुमारी कार्विकी की गिरफ्त में आ गए। दंड देते हुए जुर्माना वसूलकर सिकंदर को कठगढ़ राज्य पर भविष्य में कभी हमला न करने के लिए आश्वासन दिया। भारत में ऐसी हजारों वीरांगनाओं ने जन्म लिया जिन्होंने मातृभूमि रक्षा के लिए अति बलशाली योद्धाओं को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन इतिहासकारों ने हमेशा के लिए उन्हें धूर्त इतिहासकारों ने उनको पहुंच पहुंच कर हटा दिया। आज की पीढ़ी राजकुमारी कारवे की, रामप्यारी गुर्जर, धोला गुजरी जैसी वीरांगनाओं से अपरिचित है, परंतु हम ये अपरिचित रहने नहीं देंगे। कल मैं रामप्यारी गुर्जर के ऊपर के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा। कल 8 बजे मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को रामप्यारी गुर्जर ने जो भारत के को बचाने के लिए जो बलिदान दिया और जो अपनी शौर्य कुशलता का परिचय दिया, उसके बारे में आपको अनभिज्ञ नहीं रहने देंगे। और आपको समय समय पर राजकुमारी जो हमारी वीरांगना है उनकी कथाएं आप तक लाते रहेंगे, ताकि आप लोगों को उनके विषय में जानकारी मिल सके, उनके बारे में नॉलेज मिल सके, ताकि आप अपने परिवार बच्चों को इस विषय में बता सके, उनको विषय में साझा कर सके। तो मेरा आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में आशा करता हूँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने मित्रों से कराइए, ताकि वीडियो ज्यादा लोग तक पहुंच सके और वीरांगनाओं की गाथा परिवारों तक जन जन तक पहुंच सके। बहुत वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र।